तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक ही छोड़ दिया था इसको, कि यहाँ पर हेडिंग डाली थी और उसके बाद इस चित्र को बनाया था, इसमें लैंग्वेज लिखवा रहा था, तो उस लैंग्वेज को लिखें। पहले लिखें, नाभिक की त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए, नाभिक की त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए रदरफोर्ड ने, नाभिक की त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए रदरफोर्ड ने सोने के नाभिक पर, सोने के नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार कराई। नाभिक की त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए रदरफोर्ड ने सोने के नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार कराई। यदि यदि सोने के परमाणु का, यदि सोने के परमाणु का परमाणु क्रमांक Z = 79 है, सोने के परमाणु का परमाणु क्रमांक यदि 79 है, Z = 79 है, तब इस नाभिक पर आवेश Ze होगा। तब इसके नाभिक पर आवेश कितना हो जाएगा? Ze। परमाणु तो उदासीन होगा, नाभिक पर आवेश Ze होगा। जैसे जैसे अल्फा कण, जैसे जैसे अल्फा कण सोने के नाभिक के नजदीक आता है, जैसे जैसे अल्फा कण सोने के नाभिक के नजदीक आता है, तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में कमी एवं स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है। एवं जिस स्थिति पर अल्फा कण की संपूर्ण गतिज ऊर्जा एवं जिस स्थिति पर अल्फा कण की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, एवं जिस स्थिति पर अल्फा कण की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, उसे निकटतम पहुंच की दूरी कहते हैं। संपूर्ण गतिज ऊर्जा किसमें चेंज हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा में। तो जहां पर बिंदु P है वहां पर जाकर वो संपूर्ण गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो गई, तो वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी? निकटतम पहुंच की दूरी कहलाती है, जिसे d0 से व्यक्त किया जाता है, जिसे d0 से व्यक्त किया जाता है, जिसे d0 से व्यक्त किया जाता है। अतः निकटतम पहुंच की स्थिति में, अतः निकटतम पहुंच की स्थिति में ये लिख देना समीकरण, निकटतम पहुंच की स्थिति में, समीकरण नंबर 1। तो संपूर्ण गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कितनी होती है? हाफ mv²। वो किसमें चेंज हो गई? स्थितिज ऊर्जा में। वो कितनी होती है? K(Q1Q2)/R उससे। तो यहाँ से हमने d0 की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पर लिख देना इसको, यहाँ तक पूरा इसी तरह से लिख दो। और यहाँ पर जो ऊर्जा थी गतिज ऊर्जा, उसको हमने E से रिप्रेजेंट कर दिया, या EK से भी कर सकते हो, लेट EK। इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद इसको लिखना लेट EK = 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो अल्फा कण एनर्जी लेकर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी है? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में चेंज करेंगे तो 1.6 × 10⁻19 का
मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जिससे कि आगे की टर्म में ये लिख देना, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो डी नॉट का मान कितना आ जाएगा, इतना 2.843 फरमी। मतलब जो हम कह सकते हैं कि जो नाभिक है उसकी जो त्रिज्या है किस ऑर्डर में होगी, फर्मी ऑर्डर में होगी, और डी नॉट से तो क्या होगी, कम होगी। फर्मी ऑर्डर में होगी लेकिन 2.843 से तो क्या होगी, कम होगी। पूरा लिख लें इसमें यहाँ तक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद लिखना, अतः हम कह सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या, अतः हम कह सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या निकटतम पहुंच की दूरी से कम अथवा बराबर हो सकती है। बराबर भी हो सकती है, बिल्कुल अगर जस्ट अगर बहुत ज्यादा एनर्जी लेकर आया तो वो जस्ट टच होकर भी जा सकता है। तो जो त्रिज्या का मान है इससे या तो क्या होगा, डी नॉट से निकटतम पहुंच की दूरी से या तो कम होगा या फिर उसके बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि नाभिक की त्रिज्या का मान निकटतम पहुंच की दूरी से कम अथवा बराबर होगा, अर्थात करके लिख देना फिर डी नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल आर। आर क्या है, नाभिक की त्रिज्या। पूरा तरीके से लिखना, प्रॉपर नोट्स बनेंगे इसी तरह से जैसे कि क्लास में बनते हैं, उसी तरीके से करेंगे यहाँ पर पूरा। जब तक कोरोना है जब तक इस तरह से ही हमें करना पड़ेगा, जब तक आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं होंगी इस तरह से ही हम सिलेबस को कवर करेंगे जितना हो सकेगा हमसे, ठीक है। तो इससे हमने निकाल लिया कि निकटतम पहुंच की दूरी से तो कम ही होगी त्रिज्या उसकी। अब इसके बाद जो हमारी हेडिंग थी नाभिकीय गुण, तो नाभिकीय गुण मतलब नाभिक के बारे में हमें सारे उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, अवयवों के बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग डालना इसमें नाभिकीय अवयव, नाभिकीय या नाभिक के अवयव। अवयव मतलब उसकी एक तरह से सारे गुणों के बारे में देखेंगे, अवयव के बारे में देखेंगे। तो हेडिंग डाल देना नाभिक के अवयव या फिर नाभिकीय गुण। नाभिकीय गुण यानी कि प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियस प्रॉपर्टीज। नाभिक के अवयवों के बारे में देखेंगे यानी कि गुणों के बारे में देखेंगे कि वो क्या प्रॉपर्टीज रख रहा है, क्या गुण रख रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, द्रव्यमान संख्या। किसके बारे में, द्रव्यमान संख्या के बारे में। इसमें सब हेडिंग है द्रव्यमान संख्या, जिसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। जैसे भी कोई भी तत्व है उस तत्व को या नाभिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। यहाँ पर जो लिखा जाता है उसका परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या होती है, जितना परमाणु क्रमांक है। जैसे कि लिथियम को हम लिखते हैं इस तरह से, लिथियम 3 और 7 इस तरह से। तो लिथियम मतलब यहाँ पर एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया है, ये क्या है उसके परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या, और ये क्या है उसका द्रव्यमान संख्या ए, जो कि कितने के बराबर होती है यहाँ पर द्रव्यमान संख्या, n+z यानी कि n+p। या प्रोटॉनों की संख्या वो आप जेड से भी रिप्रेजेंट करना चाहते हो जेड से भी कर सकते हो। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, इनको सम्मिलित रूप से या सामान्य रूप से हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। जो भी नाभिक में उपस्थित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाएगा, सामान्य रूप में न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, n+z यानी कि x तत्व z a, और यहाँ पर लिखी जाती है न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या को किस तरह से लिखेंगे, 7 में से अगर 3 गया, क्योंकि
ये a माइनस जेड ही तो कितने के बराबर होगा, n के बराबर, यानी कि 4। ठीक है, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो इस तरह से किसी भी तत्व को हम प्रदर्शित करते हैं इस रूप में, या कहीं कहीं जो द्रव्यमान संख्या है वो इस रूप में भी लिखी जाती है, जेड ये यहाँ पर भी लिख दिया जाता है, और ये न्यूट्रॉनों की संख्या इस तरह से लिख सकते हैं, या तो इधर या फिर इधर। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब ऊपर जो लिखा जा रहा है वो कौन होगी, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या हेडिंग डालकर उसमें लिखें, लिखना किसी नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियॉन्स की संख्या, किसी द्रव्यमान संख्या हेडिंग डालकर उसमें लिखना था, किसी नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियॉनों की संख्या, किसी नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियॉनों की जो संख्या है द्रव्यमान संख्या कहलाती है। कुल न्यूक्लियॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अर्थात नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, अर्थात नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसके आगे नेक्स्ट लाइन से लिखना, किसी भी परमाणु अथवा नाभिक को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। किसी भी परमाणु अथवा नाभिक को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, इन दोनों को लिख दें, जहां द्रव्यमान संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, n प्लस जेड, और यहाँ पर तीनों के बारे में लिख देना। ये तो क्या है, द्रव्यमान संख्या a है, यहाँ पर इक्वल टू n प्लस जेड, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, सब कुछ लिखना है इसमें, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या, n क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। ये परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या और ये है न्यूट्रॉनों की संख्या। इन तीनों के बारे में लिखते हैं और ऊपर केवल लिखते हैं उसको। लिखें यहां तक पूरा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना, नाभिक का आवेश या नाभिक पर आवेश, नाभिक का आवेश या नाभिक पर आवेश, कुछ भी लिख सकते हो, नाभिक का आवेश या फिर नाभिक पर आवेश। इसको हेडिंग को डालने और इधर देखें तो नाभिक पर टोटल आवेश, टोटल चार्ज कितना होगा, क्योंकि नाभिक है उसके अंतर्गत प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स हैं, दो ही तो चीज है। क्योंकि न्यूट्रॉन तो उदासीन है, जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो उस पर टोटल चार्ज किसकी वजह से होगा, प्रोटॉनों की वजह से। मान लिया कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, जेड से, तो एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, प्लस ई चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही होता है प्रोटॉन पर। कूलम 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम इतना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। अगर इसमें माइनस है तो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का होगा, और प्रोटॉन पर कितना होगा, पॉजिटिव में होगा। तो जेड ई चार्ज यानी कि टोटल चार्ज नाभिक पर कितने के बराबर होगा, Q इक्वल टू जेड ई के बराबर होगा। तो लिखें इसमें नाभिक पर आवेश हेडिंग डालकर, नाभिक पर आवेश, इसमें लिखना नाभिक की आवेश संख्या को, नाभिक की आवेश संख्या को, नाभिक की आवेश संख्या को प्रोटॉन की आवेश संख्या के द्वारा परिभाषित किया जाता है। प्रोटॉन की
आवेश संख्या के द्वारा परिभाषित किया जाता है। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक की उसकी प्रोटॉनों की संख्या होती है। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक की उसकी प्रोटॉनों की संख्या होती है। अतः न्यूट्रॉन के उदासीन होने के कारण नाभिक का समस्त धनावेश प्रोटॉन के कारण होता है। न्यूट्रॉन के उदासीन होने के कारण नाभिक का समस्त धनावेश प्रोटॉनों के कारण होता है। अतः नाभिक पर कुल आवेश Q = ZE होगा। जहां E = 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। 19 कूलम। नाभ के गुणों के बारे में हम डिस्कशन करते जा रहे थे। द्रव्यमान संख्या एक, जो कि क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और नाभिक पर जो चार्ज होगा वो किसकी वजह से होगा, केवल प्रोटॉनों की वजह से। न्यूट्रॉन उदासीन है, जीरो चार्ज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना, यहां डाल दो एक AMU की परिभाषा। एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा होगा, परमाणु द्रव्यमान इकाई। केमिस्ट्री में बहुत चलता है ये AMU। मोल्स की संख्या और वहां पर निकालते हो पूरा। लेकिन इसमें नेक्स्ट हेडिंग थर्ड, एक AMU की परिभाषा। तो किस तरह से देते थे एक AMU की परिभाषा, एक एटॉमिक मास यूनिट। इसकी पहले फुल फॉर्म लिख देना। AMU इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, या हिंदी में लिखें तो परमाणु द्रव्यमान इकाई। एटॉमिक मास यूनिट यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, इस तरह से। तो एक AMU की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि 6C12, जो कार्बन 12 है उसके अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा दी जाती है कि परमाणु का द्रव्यमान अपॉन क्या करते थे 12। ये पढ़ा है आपने 12th में भी, 11th-12th में पढ़ा है ये आपने। एक AMU की परिभाषा कि कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग, कौन सा भाग, 1/12वां भाग ही क्या कहलाएगा, एक AMU के बराबर होगा, एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। तो एक AMU की परिभाषा हेडिंग डालकर इसको लिखें और फिर इसके बाद इस फॉर्मूले को लिखें। पहले इसको लिखें और इसके बाद इस फॉर्मूले को लिखें। और 6C परमाणु जो 12 है, इसके परमाणु के द्रव्यमान में यदि हम 12 का भाग देंगे तो एक AMU एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू आती है किलोग्राम में, एक AMU को अगर हम चेंज करें तो एक AMU की जो वैल्यू आती है 1.6605 × 10⁻⁻⁷ किलोग्राम, जितने परमाणु के द्रव्यमान में आता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान में 10⁻⁻17 किलोग्राम और 1.6605। इसको कभी कभी हम इतना भी लिख सकते हैं 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, जो कि कितना द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान या फिर न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के ही समतुल्य है जो भी। तो एक AMU मतलब एक AMU किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। और जनरली इस तरह से लिख देना
पूरा, और इसके बाद लैंग्वेज लिखना। इसके बाद लैंग्वेज चैसी बारह के 1/12 भाग के द्रव्यमान का, ऐसे लिखना, 6/12 के द्रव्यमान का 1/12 भाग एक AMU कहलाता है। 1/12 भाग एक AMU कहलाता है। एक AMU कहलाता है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। इसके बाद फोर्थ पॉइंट लगाना। फोर्थ पॉइंट, नाभिक की त्रिज्या एवं द्रव्यमान संख्या में संबंध। नाभिक की त्रिज्या एवं, तो एक AMU की हमने परिभाषा यहाँ पर लिख दी थी पूरी, जिसका मान किलोग्राम में 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम था। नाभिक की त्रिज्या एवं द्रव्यमान संख्या यानी कि A, और यहाँ पे नाभिक की त्रिज्या हमने उसको कैपिटल R से बोल दिया। इन दोनों में हमें निकालना है संबंध। नेक्स्ट हेडिंग डालना, उसी में चल रही है ये हेडिंग, नाभिक के अवयवों में नाभिक की त्रिज्या एवं द्रव्यमान संख्या E में संबंध। लिखे हैं इसको। नाभिक की त्रिज्या एवं द्रव्यमान संख्या E में संबंध। देखिए, ये नाभिक है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, दोनों समान रूप से आयतन घेरे हुए हैं। तो माना उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? A से। A इक्वल टू कितना होता है? n+z। तो ये नाभिक है। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इस तरह से होंगे, गोलाकार आकृति के रूप में पूरे होंगे इस तरह से। उसको पूरा भर के रखा होगा उस गोले को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने, इस तरह से गोलीय शेप में मान रहे हैं। 3D शेप है ये, वृत्तीय मत मानना, गोलाकार है। इस तरह से इसमें पूरे में वितरित हो रहे होंगे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो अगर हमें इस गोले का संपूर्ण आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 πr³। इस पूरे की रेडियस हमने कितनी मान ली? हमने r। इस पूरे नाभिक की हमने रेडियस कितनी मान ली? r। तो 4/3 πr³ इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन के आयतन को हम ले लें 4/3 पाई, और इसकी त्रिज्या है इस छोटी सी की। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों की त्रिज्याएं हैं वो बराबर हैं, गोलीय शेप में। दोनों पार्टिकल का द्रव्यमान सेम है, इसलिए दोनों का आयतन हम कैसा लेकर चल रहे हैं? बराबर, क्योंकि दोनों का ही द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है, इसका कम होता है। 1.672 होता है प्रोटॉन का, और 1.675 होता है किसका? न्यूट्रॉन का। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हम दोनों की रेडियस है उसको कितना लेकर चल रहे हैं? r0। तो 4/3 पाई r0 का क्यूब, एक किसका हो गया? ये प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन का आयतन, और टोटल आयतन निकालना है। तो इस तरह से इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन, संपूर्ण आयतन। तो टोटल कितनी संख्या है? कितनी बार करना होगा? a बार। तो एक हमने क्या कर दिया यहाँ पर? मल्टीप्लाई, मतलब संपूर्ण गोले का जो आयतन है एक प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन के आयतन का a गुना हो जाएगा, क्योंकि a इसमें क्या है? टोटल न्यूक्लियॉन्स की संख्या। a क्या है? कुल न्यूक्लियॉन्स की संख्या, या फिर हम बोले इसकी द्रव्यमान संख्या। a क्या है? या कुल न्यूक्लियॉन्स की संख्या, कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या, कुल न्यूक्लियॉन की संख्या।
तो यहाँ से ये 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, तो आर क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए आर नॉट का क्यूब, आर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, आर नॉट ए की पावर में 1/3। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनकी रेडियस है वो फिक्स है आर नॉट का मान, चूंकि आर नॉट यहाँ पर फिक्स है, उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.2 फर्मी। कितनी, 1.2 फर्मी। तो यहाँ से आर इक्वल टू हम निकाल सकते हैं, या यहीं रहने दो, इसको इस तरह से लिख देना, जहाँ आर नॉट है वो कितने के बराबर है, 1.2 फर्मी। तो नाभिक की त्रिज्या यानी आर और द्रव्यमान संख्या ए में हमने क्या निकाल दिया, यहाँ तक संबंध निकाल दिया। तो नाभिक की त्रिज्या ए एवं द्रव्यमान संख्या में संबंध निकालने के लिए पहले इस चित्र को बनाएं, जिसमें नाभिक की तो रेडियस है आर और ये कितनी है, आर नॉट। बनाएं इसको, पहले चित्र को बनाएं और फिर इसके बाद लिखना उसमें नाभिक को बना, उसके बाद उसमें लिखना माना, चित्र को बनाने के बाद लिखना है माना किसी नाभिक में, चित्र को बनाने के बाद लिखना है माना किसी नाभिक में कुल न्यूक्लियनों की संख्या ए है एवं नाभिक की त्रिज्या कैपिटल आर है। कुल न्यूक्लियनों की संख्या कैपिटल ए है तथा कुल न्यूक्लियनों की संख्या कैपिटल ए है, क्योंकि n प्लस 4 प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या ही तो ए होती है। तथा नाभिक की त्रिज्या कैपिटल आर है, तब नाभिक की त्रिज्या कैपिटल आर है, तब नाभिक के कुल आयतन को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, तब नाभिक के कुल आयतन को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, और इसको पूरे को उतार लें। नाभिक के आयतन को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, नाभिक गोलीय रूप में है तो 4/3 पाई आर क्यूब से लिखा है हमने। पूरा लिखने के बाद इसमें लिखना समीकरण 2 नाभिक की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान संख्या a में संबंध को दर्शाती है, e की पावर 1/3। ठीक, नाभिक की त्रिज्या कैपिटल R तथा द्रव्यमान संख्या a में संबंध को दर्शाती है। त्रिज्या r तथा द्रव्यमान संख्या a में संबंध को दर्शाती है। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखें, यहाँ तक कंप्लीट हो गए 4 पॉइंट, और चौथे पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखें कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। सिंपल आएगा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, जो कि आया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। लिखना, यदि किसी नाभिक का द्रव्यमान, यदि किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या, यदि किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या 216 है तो, यदि किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या 216 है तो, यदि किसी नाभिक की त्रिज्या, द्रव्यमान संख्या 216 है तो नाभिक की त्रिज्या का आकलन कीजिए, नाभिक की त्रिज्या का आकलन कीजिए। नाभिक की त्रिज्या का आकलन कीजिए। तो कैसे करोगे, द्रव्यमान संख्या यानी कि ए की वैल्यू दी हुई है आपको, बस फॉर्मूले में पुट करनी है, निकालना है। अरे बस इतना ही तो करना है, ज्यादा थोड़ी है, ज्यादा है क्या।
अरे नहीं है ज़्यादा, कर दो तो इसको, अरे कर दो। कैसे करोगे, चूंकि दे रखा है E इक्वल टू 216 एंड वी नो दैट, पूरा तरीके से लिखा करो, वी नो दैट R इक्वल टू R नॉट E की पावर 1/3, तो इसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे, R इक्वल टू 1.2 इंटू ए की पावर, ए की वैल्यू है ये, और ये किस में आएगा, R है हमने किस में लिखा है, फर्मी ऑर्डर में, तो 1.2 इंटू ये कितना हो जाएगा 216 का 1/3, पूरा पूरा 6 का होता है, 6 अंक है इकाई का, तो 6 का ही होता है ये कदमूल, और ये हो जाएगा फर्मी। इसको हल करेंगे तो बर्चिंग की बेहतर यानी कि 7.2 फर्मी, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, उस नाभिक की रेडियस कैपिटल R आ जाएगी। यहाँ तक कंप्लीट करें उसको, 7.2 फर्मी, और एक फर्मी कितनी के बराबर होता है, अगर वो ये भी कह सकता है कि मीटर में ज्ञात कीजिए, तो एक फर्मी हम किसके बराबर लिख सकते हैं इसको 10 की पावर -15 मीटर के बराबर, ठीक है। R का मान यहाँ पर R नॉट का मान कितना है 1.2 फर्मी, कभी कभी कोई बुक है वो 1.25 में लिख देती है, उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता, कोई 1.25 लिख देती है, कोई 1.2 लिख देती है, 20 मतलब रहा है इसका, क्योंकि यहाँ इसके साथ फर्मी है, फर्मी मतलब 10 की पावर -15 यानी कि 1/10 की पावर 15, तो उस चीज़ का ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि 10 की पावर 15 बहुत बड़ी क्वांटिटी है जिसका उसमें भाग लग रहा है, ठीक, तो 1.2 से भी कर सकते हो, 1.25 से भी कर सकते हो। तो ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके बाद आगे देखेंगे अगला पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।